राहुल गांधी ये दावा भी कर चुके हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल ही बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। आरएसएस की तरफ से भी इशारों इशारों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप को बड़ी नसीहत दी गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। परिणाम आने के बाद आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप की वर्किंग स्टाइल पर गंभीर सवाल उठाए गए। सुनिए आरएसएस की तरफ से बीजेपी और लोकसभा चुनाव पर क्या क्या कहा गया। नंबर 1, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेगा। नंबर 2, आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार का बयान। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इशारे इशारे में आरएसएस की तरफ से बीजेपी को आईना दिखा दिया, लेकिन बयान पर बवाल मचा तो आरएसएस ने यू टर्न ले लिया। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे कई वजह हैं। एक अहम वजह अति आत्मविश्वास था। आपको याद होगा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा था। अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी के कुशल लीडरशिप में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये तस्वीरें भी आपको याद होंगी। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता ही पार्टी की तरफ से बनाए गए प्रत्याशी को नहीं पहचान पाए थे। गड़बड़ी ऐसी हुई कि दूसरे नेता के गले में माला पहना दी थी। भले ही कानपुर में बीजेपी किसी तरह जीत गई, लेकिन इन तस्वीरों से निकला संदेश यही था कि बीजेपी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी वो जीत जाएगा। हालांकि यही आत्मविश्वास जनता की अदालत में बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ा। अब चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी को चौतरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी नंबर गेम में पिछड़ने के बाद मोदी सरकार की राह में कांटे ज्यादा, फूल कम नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब बात राहुल के दावे और नंबर गेम की। अगर राहुल के दावे को एनडीए की संख्या बल की कसौटी पर हम देखें तो क्या होगा, बताते हैं आपको। लोकसभा में अभी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की ताजा स्थिति आपको बता दें। बहुमत का आंकड़ा 272 है और इस समय एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि गठबंधन के सिर्फ 235, यानी संख्या बल में एनडीए बहुमत के आंकड़े से 21 अधिक है। अगर जेडीयू एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन में जाता है नीतीश कुमार, तो क्या होगा ये समझ लीजिए। बहुमत का आंकड़ा 272 है, एनडीए का आंकड़ा 293 है। अगर जेडीयू के 12 सांसद अलग हो जाते हैं तो एनडीए का आंकड़ा होगा 281। ऐसी स्थिति में भी एनडीए के पास बहुमत से 9 अधिक सांसद होंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के 247 सांसद हो जाएंगे। मतलब बहुमत से 25 कम और नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं। अब आप फिर से यहां समझिए, अगर एक और सिनेरियो को हम समझें, टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए से अलग हो जाएं तो भी एनडीए की संख्या बल जो है वो 265 होगी। मतलब बहुमत से सिर्फ 9 कम। मतलब मोदी सरकार को अभी नंबर गेम के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी नेता अब क्या कहते हैं, यह भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी ने जो ये दावा किया है कि जो संख्या बल है वो बहुत कमजोर है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है इंडिया की, इस तरीके का दावा कर रहे हैं। ये हताशा में है। 292 जीत कर आए एनडीए के साथी के साथ, और ये लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में मजबूत सरकार नहीं चले इसका प्रयास करते रहे, प्रोपेगेंडा फैलाना,
ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इनकी दादी ने जो कुकृत्य किया इस देश के साथ सब लोग जानता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह इस देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, ये पूरा देश जान रहा है। इसलिए ये लोग अस्थिर सरकार नहीं चाहते हैं, देश की स्थिति खराब करना चाहते हैं, देश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आज जो दुनिया में आर्थिक स्थिति पर भारत खड़ा हुआ है, ये लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो। क्योंकि खासकर उनका ये दावा था कि जो दो सहयोगी हैं, टीडीपी और नीतीश कुमार, इनके सहयोग से सरकार चल रही है, तो उनका कहना है कि अगर एक भी अगर पलट गया तो फिर बड़ा खेल हो सकता है, सरकार गिर सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ चुनाव के पहले से नीतीश कुमार जी और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, और भारत श्रेष्ठ बने इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक और दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे एनडीए के जो घटक साथी हैं वो उनके संपर्क में हैं, हालांकि किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन संपर्क में है। कह रहे हैं बड़े वो परेशान हैं मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने से, इसीलिए कुछ भी कर। वैसे तो अब कहिएगा तो यूपीए के भी जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग तो हताशा में हैं कि राहुल गांधी फिर नेता हो रहे हैं क्या। ये लोग चिंता में हैं कि राहुल गांधी यदि नेता होंगे तो फिर पूरा देश फिर मोदीमय और आगे ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। अभी तक एनडीए के सहयोगियों की तरफ से किसी तरह की नाराजगी की कोई खबर नहीं आई है। तो क्या अब की बार मोदी की मिलीजुली सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी? इस पर चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा चौंकाने वाला दावा किया था। क्यों प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है? ये जितनी बात हो रही है स्टेबिलिटी कोalition, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 240, जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, भाई पिछले 30 साल में 240 एक बार नरसिम्हा राव जी को आया है। 232 नो इट वाज 242 इन जून 1991, फरवरी में फिर बाकी इलेक्शन हुए पंजाब के, तो उसको जोड़ के 240 हो गया था, तो सेम नंबर। और वो गवर्नमेंट दे डिड एवरीथिंग। दोज वर सेइंग वेदर मोदी विल बी एबल टू डू थिंग्स, बिग थिंग्स और नॉट, ऑफ कोर्स ही विल, बिकॉज नरसिम्हा राव जी ने करके दिखाया है। दूसरा, लोगों को ये है कि भाई मोदी ने कोलिशन कैसे चलाना है, ये तो आज तक कोलिशन चलाया नहीं है। आई वुड से गिवन हिज एक्सपीरियंस ही वुड नेविगेट थ्रू दिस। नहीं, कोई बदलाव आएगा? मोदी जी जिस तरह से सरकार चलाते हैं, यूनिलैटरलिज्म कम होगा या नहीं? जितनी बदलाव की जरूरत है वो आपको दिख रहा है। जब वो विक्ट्री स्पीच देने आए तो बीजेपी के ऑफिस से पूरे स्पीच में बीजेपी की विक्ट्री नहीं बताया, एनडीए की विक्ट्री बताया। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जीते हैं, नायडू जी के नेतृत्व में आंध्रा में जीते हैं। तो आई एम सेइंग दीज आर हार्ड कोर पॉलिटिशियंस। ये टेक्निकल एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत तकलीफ नहीं आएगी जितना लोग समझ रहे हैं। what should people expect? और How will दूसरा, the nature of governance ये जो change? लोग बता रहे हैं कि जो बहुत चल रहा है 5 दिन से कि नायडू नीतीश विल कंट्रोल, आई डाउट। Why? Because first of all, the numbers are not such where even if Naidu and Nitish were to leave, that is not a guarantee कि other side will make the government. राहुल गौतम, हिमांशु मिश्रा, हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एनडीए के कुछ सहयोगी हमारे संपर्क में, वो कौन हो सकते हैं और क्यों राहुल ने ऐसा कहा? देखिए, वो कौन हो सकते हैं सईद, इसके बारे में तो उन्होंने खुद ही खुलासा नहीं किया, लेकिन ये बयान ऐसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। इसके पीछे एक तर्क है। इससे पहले आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, अस्थिर सरकार है। दरअसल इसको आसान भाषा में आप कहें तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखा जाए सरकार के ऊपर, ताकि सरकार बैकफुट पर रहे। उसको हमेशा ये याद रहे
कि वो 240 के आस 240 सीट पाई है और बाकी जो सरकार है वो सहयोगियों के दम पर खड़ी है। और इसके पीछे एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि कुल मिलाकर राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए सहयोगी दल जो एनडीए के हैं उनमें सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए का जो स्पीकर का जो नाम है वो अभी तक नहीं बताया गया है। कुल मिलाकर उन्होंने खुद भी स्पष्ट नहीं किया कि वो कौन लोग हैं जो उनके टच में हैं। उन्होंने ये दावा किया कि भारी असंतोष है, कोशिश है एक प्रेशर बना के रखा जाए सरकार के ऊपर कि देखिए आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है जैसे 2014 2019 में थी। ठीक है राहुल। हिमांशु, क्या बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन की सरकार चलाने के बाद उनके आचार व्यवहार आचरण किसी में कोई फर्क नजर आता है पिछली बार के मुकाबले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और हिमांशु, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें। माइक शायद आपका म्यूट है हिमांशु। सईद, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। अपनी बात आप आरंभ से। सईद, आवाज आ रही है आपको? अब आ गई हिमांशु, आप बताइए बिल्कुल शुरू से। जी सईद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इशारे जो हैं वो जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन साफ कर दिए थे और ये कह दिया था कि ये सरकार उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से 2014 से 24 के बीच में करती रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लगातार इसी तरीके से भ्रष्टाचारियों पे चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य है चल रहे हैं उसको और तेज गति से जो है आगे लाया जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस बार जो है एनडीए की सरकार है और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई है, इस बार वो नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरीके के नंबर हैं कि अगर समीकरण बनते बिगड़ते भी हैं तो उसमें पोबारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नजर आएगी। और इसके लिए हमेशा ये कहा भी जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको हमेशा जो है एक तरीके का स्लाइटली एज जो है वो रहता है। अगर कभी इस तरीके से कहें कि फ्लोर पे टेस्ट हो या बहुमत परीक्षण हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एज रहेगा, क्योंकि बहुत से इंडिपेंडेंट जो सांसद होते हैं वो सरकार के साथ ठीक है हिमांशु, जब भी फ्लोर टेस्ट होता है, यानी कि बहुत धन्यवाद हिमांशु और राहुल, हमारे दोनों संवाददाता यहां पर थे। तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सांसद ने जो दावे किए उसका पूरा विश्लेषण यहां पर हमने किया।